नमस्ते इंडिया। जी गाइस, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था ब्रांच। और उसमें हमने देखा सर, ब्रांच जो होती है टू टाइप्स की होती है, इनलैंड एंड फॉरेन। इन अपना इंडियन ब्रांच जिसे हम बोलते हैं इंडियन ब्रांच। इंडियन ब्रांच में हमने देखा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच जो थी उसमें देखा था डेटर्स मेथड, टोकन डेटर्स एंड फाइनल अकाउंट मेथड। एक होलसेल प्राइस मेथड और देखी थी हमने। उसके बाद हमने देखा था सर कि जो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच वो अपनी क्या करती है, अकाउंटिंग खुद करती है, तो उसकी क्या क्या एंट्रीज होती है वो सब हमने देखी थी। और उसमें एक एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि असेट का अकाउंट रिटेन बाय एचओ होता है। उस केस में क्या होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन तो क्लेम करेगा ब्रांच, बट असेट जो आएगी वो आएगी एचओ की बुक्स में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इनकॉर्पोरेशन, और उसमें देखा था कि सर या तो ट्रेडिंग पीएल ब्रांच अपना सेपरेट बनाएगा, ठीक है, और एचओ अपना सेपरेट बनाएगा। और क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा, एचओ की बुक्स में होगा। ये हमने देखा था। और दूसरा जो देखा था कि उसमें सर कंसोलिडेट बनाता है एचओ जो है ना, ब्रांच और दोनों का पीएनएल क्या बनाता है, कंसोलिडेट बनाता है। तो वहां पे कंसोलिडेशन वाली चीज हमने भी देखी थी। तो अभी तक हमने ये देखा था सब कुछ, और इलस्ट्रेशन 13 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चल रहे आगे इलस्ट्रेशन 14 पे। अब देखिए इसमें है क्या। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ब्रांच है ना अपनी बुक्स में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रखती है। अब सर ऐसा क्यों रखेगी, क्योंकि एचओ उसको बोलता है बहुत सारी चीजें, एचओ क्या करता है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है कि इसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है, कितने में इसको परचेज किया, या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बताता नहीं है किसको, ब्रांच को। तो अब ब्रांच यहाँ पे अपना ट्रेडिंग और पेनल नहीं बना सकता। ठीक सुना आपने, ब्रांच अपना ट्रेडिंग और पेनल यहाँ पे नहीं बना सकता। तो सर अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, क्योंकि हम तो पढ़ा है बचपन से कि किसी भी अकाउंट को जो आपके ट्रेडिंग और पीएनएल की आइटम होती है ना, उनको क्लोज कहाँ से होगा, ट्रेडिंग और पीएनएल से। जैसे सैलरी आपने पे की तो आपने बोला सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब उसको ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, पीएनएल में। यही पढ़ा था ना हमने। देखिए, आपने बोला भाई जब ब्रांच ने सैलरी पे की तो आपने बोला सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने पढ़ा सर। और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इस तरह से हम ट्रांसफर करते थे। अब आपने तो बोला यहाँ पे कि ब्रांच अपना पेंडल और ट्रेडिंग नहीं बनाएगा, तो ये जो सैलरी अकाउंट है लेजर में वो तो ओपन ही है ना, उसको क्लोज कैसे करोगे। तो मैंने बोला अब जो भी ट्रेडिंग और पेंडल की आइटम थी उनके लिए पेंडल की जगह क्या आएगा, एचओ अकाउंट। क्या आएगा, एचओ अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट। तो हेड ऑफिस के अकाउंट से आप सब चीजें क्लोज करोगे, चाहे वो इनकम साइड की हो चाहे वो आपके एक्सपेंस साइड की हो। ठीक है, बस ये इसमें है कि कभी कभी क्यों करता है, क्योंकि एचओ नहीं चाहता कि ब्रांच को प्रॉफिट पता चले, ठीक है, कि ब्रांच कितना कमा रहा है। सिंपल सा वर्ड है। इसके लिए क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें छुपा के रखता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं वो देता है। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 14 पे आते हैं, आपको समझ में आएगा। एफिक्स ऑफ कोलकाता हैज द ब्रांच एट दिल्ली। तो आपकी ब्रांच कहाँ पे बताइए। सर ब्रांच जो है ना वो हमारी कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है सर। और एचओ कहाँ पे है, कोलकाता में। to which the goods are supplied from Kolkata, but the cost thereof is not recorded in the head office book। तो कॉस्ट वो रिकॉर्ड नहीं करता है। आगे देखते हैं 31 मार्च 2011 द ब्रांच बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो देखिए ब्रांच की बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स एचओ का अकाउंट का है, डेटर्स बैलेंस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू एचओ अकाउंट। तो देखिए इसने बिल्डिंग जो असेट थी उसको असेट नहीं दिखाया, उसने एचओ में ट्रांसफर कर लिया। इसका मतलब इसने उसको क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। ठीक है। कैश एट बैंक 8000 ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2011 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट दिल्ली। तो देखिए ये जो बैलेंस शीट है दैट इज ऑन 31 मार्च। तो बेटा ये तेरी बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की। ओके, 2011। और 6 महीने का ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है कि सर सेल्स इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, वेजेस इतना पेड किया, सैलरीज पेड किया है 6400, बट उसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ एडवांस भी है। जनरल एक्सपेंसेस इतना है, फायर इंश्योरेंस इतना पेड किया है पूरे साल का, रेमिटेंस इतना किया है, मैनेजर सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट फॉर द पेमेंट 4000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। क्या पूछा है, सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स। ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट बनाने का है। ओके। एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर। और क्या बनाने की है, ब्रांच की बैलेंस शीट। गिव ऑल्सो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। और दिल्ली ब्रांच की बुक्स में आपको क्या करने की एंट्रीज पास करनी है। अब सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम में कि ये वो वाला सम है जिसको आप बोल रहे हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला।
तो क्वेश्चन देखिए पता चलेगा, कंपनी का बैलेंस शीट मांग रहा है ब्रांच का, बट क्या ट्रेडिंग पीएनएल मांग रहा है? नहीं मांग रहा। एक तो ये हिंट मिल गया। दूसरा आपको पता चलेगा यहाँ पे एचओ अकाउंट है, यस सर। और थर्ड पता चलेगा, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कहां पे ट्रांसफर किया है? एचओ अकाउंट में। तो ये सारे हिंट हो गए अपने लिए इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला होता है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे इसने पूछा है जनरल एंट्रीज। क्या पूछा है? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो देखिए सबसे पहले एंट्रीज पास करनी है। नॉर्मल एंट्रीज से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको प्रीपेड और एडवांस नाम की कुछ चीज दिख रही है, यस सर। ये देखिए दो चीजें आपको दिख रही है, यस सर। तो सबसे पहले तो इनको सेपरेट कर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे साल का है फायर इंश्योरेंस, बट अपने को सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो वो देखिए। तो ये बताइए सैलरीज आपकी कितनी है? 6400, बट 2000 उसमें क्या है? एडवांस है। तो जब सैलरी पे की थी हमने, तो हमने ब्रांच ने एंटर की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है। कितनी पे की थी? 6400। इसकी वजह से आपको सैलरी वो दिख रही है 6400। बट मैं आपको बता दूं कि अपनी सैलरी जो है ना, उसमें 2000 तो एडवांस दी है, मतलब करंट ईयर की सैलरी है ओनली 4400। तो आपके ट्रेडिंग में नॉर्मली, 2 मिनट रुक जाओ, ट्रेडिंग में कितनी जानी चाहिए? 4400। तो बेटा इस सैलरी को डेबिट है उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सैलरी लिखा मैंने 2000, और ऊपर आएगा जिसे हम बोलते हैं एडवांस सैलरी। हमने क्या पे किया उसको? एडवांस सैलरी अकाउंट 2000। तो देखिए 6400 में से 2000 गया, तो नेट मेरा 4400 बच गया सैलरी अकाउंट में, यस सर। ओके, और ये एडवांस जो सैलरी है ये आपका कहां पे चलेगा? बैलेंस शीट में। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में। सिंपल सा फंडा है, समझ में आया आपको? ओके, तो ये एक तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी हमको, एडवांस सैलरी टू सैलरी, क्योंकि ये पास की हुई अभी तक नहीं है। सेकंड, इंश्योरेंस की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा ही है। ये जो इंश्योरेंस है वो पूरे साल का है 3200, जबकि यहाँ पे 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आधा कर लो 1600, उसकी हमको बात करनी है। तो 1600 को हमको इंश्योरेंस में दिखाना है। तो सेम होगा जैसे आपने इंश्योरेंस पे किया, तो आपने बोला इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब इसको प्रीपेड में बोला तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। इस तरह से आपने ये एंट्री पास कर ली। तो ये दो एंट्री जो सबसे पहले आपको पास करनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे आईसीआई के मॉड्यूल में की हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, और प्रीपेड इंश्योरेंस टू फायर इंश्योरेंस। ठीक है, ये डिवाइड कर लिया बिकॉज ये पूरे साल का था, हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं। और सर क्यों किया? बिकॉज बैलेंस शीट तो बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में एडवांस तो आना चाहिए, प्रीपेड आना चाहिए, उसकी वजह से। चलिए फिर चलते हैं आगे। अब सर ये तो हमने दो बात तो कर ली, अब चीजों को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग तो बन नहीं रहा, पीएनएल तो बन नहीं रहा। तो सारे इनकम और एक्सपेंडिचर, सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करना है एचओ अकाउंट में। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग पीएनएल तो बनाना नहीं है, तो कोई आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देखना है, सीधा का सीधा जो भी है सबको ट्रांसफर कर लो। तो देखिए एक एक चीज देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा एक्सपेंस आपका है पहले वो बताइए। क्या सेल्स मेरा एक्सपेंस है? यस सर। क्या परचेज मेरा एक्सपेंस है? यस सर। क्या वेजेस है? यस सर। सैलरीज है? यस, बट अब इसमें कितना आएगा? 4400, बिकॉज आपने 2000 तो एज एडवांस दिखा दिया। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पे मैं कट करके अभी के लिए लिख देता हूँ 4400। ठीक है, उसका जनरल एक्सपेंस पूरा हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस भी आपका कितना ट्रांसफर होगा? आधा, 1600। रेमिटेंस इज नॉट एक्सपेंस, तो ये तो आपको देखना नहीं है। मैनेजर सैलरी ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी आ गया। कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स नहीं है। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस, तो ये भी आ गया। डिस्काउंट अर्न इनकम है, इनकम के बारे में हम बाद में देखेंगे। कैश पेड, बिल्डिंग, ये सब चीजें ठीक है। ओके, अब बिल्डिंग के बारे में हम सेपरेट बात करते हैं। तो अभी तक मुझे ये एक्सपेंस दिखे 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपेंस दिखे। तो ये सब पीएनएल में ट्रांसफर करते हो आप, या तो ट्रेडिंग में करते हो या पीएनएल में करते हो। तो आप लिखते हो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज टू वेजेस, ऐसे लिखते हो। यस सर। अब करना क्या है हमको? ट्रेडिंग पीएनएल की जगह वर्ड यूज करना है एचओ अकाउंट। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज टू वेजेस पेड टू सैलरीज टू जनरल एक्सपेंस, इस तरह से। तो ये देखिए आपकी थर्ड एंट्री, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस टू सैलरीज टू जनरल एक्सपेंस टू फायर इंश्योरेंस डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, सारे एक्सपेंस हो गए। बेटा जिस तरह से एक्सपेंस की वैसे इनकम भी दोगी। इनकम कैसे एंट्री पास करते थे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बस अब यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल की जगह क्या वर्ड यूज करना आपको? एचओ अकाउंट। तो ये देखिए दो इनकम थी आपके पास,
सेल्स और डिस्काउंट टू एचओ वो भी हो गई ट्रांसफर। यहां तक आई थिंक आप लोगों को डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज थी। अब देखिए बिल्डिंग की बात करते हैं। ऊपर हमने एक चीज फॉलो की है कि बिल्डिंग का जो भी आपका एक्सटेंशन किया है ना, उसको हमने एचओ अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो सेम पॉलिसी हम अभी फॉलो करेंगे। बिल्डिंग को जो एक्सपेंस किया उसको रेवेन्यू पेमेंट मानेंगे और उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मल पीएनएल में ट्रांसफर करना है। बट पीएनएल तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा एचओ के अकाउंट में। तो जब आपने पेमेंट किया तो आपने बोला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आपने पेमेंट किया तब आपने क्या बोला, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 4000, बराबर है। अब इसको ट्रांसफर करो एचओ अकाउंट में, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 4000, ठीक है। ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको सिर्फ ये एंट्री पास करनी है। तो हम बोलेंगे एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो ये देखिए लास्ट एंट्री, एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 4000। बस इतनी ही एंट्री थी जो हमको करनी थी, और ये अपनी सारी एंट्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट क्लोज हो गए, एचओ सेल्स परचेज सब क्लोज हो गए। अब बचा क्या है, अब एक तो एचओ का अकाउंट उसने पूछा है, सर बना लेंगे कोई इशू नहीं है, और दूसरा पूछा है उसने बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, हम एचओ का अकाउंट बना लेते हैं। एचओ का अकाउंट देखिए कैसे बनेगा वो देख लीजिए। क्या एचओ का कोई ओपनिंग बैलेंस है, ये सर 1,68,, तो हमने एचओ का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्रेडिट बैलेंस था तो बाय आएगा, $1,68,000, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, आपने जो एंट्रीज पास की ना वो कीजिए। फर्स्ट में एचओ नहीं था, सेकंड में एचओ नहीं था, थर्ड में तो था। अब या तो एक एक करके लिखिए या सबको कंबाइन करके लिखिए, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसकी वजह से। तो हम लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, ओके 88,400। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज एक्सपेंसेस अकाउंट 88,400। इसी तरह बिल्डिंग भी था जी सर, तो टू बिल्डिंग भी आ गया 4,000। इसी तरह इनकम भी था, यस सर, तो बाय सन्ड्रीज इनकम, और उसमें क्या था आपका, सेल्स था और डिस्काउंट था, तो जिसकी हमने एंट्री पास की थी, तो 2,41,200, तो 2,41,200, ठीक है। बस इतना ही था, यस सर इतना ही था, सारा हो गया। अब जो भी होगा क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी आपका आएगा वो अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट रेफर करा लेता हूँ। उसी ओपनिंग बैलेंस आ गया, यस सर ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद ये रेवेन्यू आ गया, ये अच्छा रेमिटेंस भी था, तो रेमिटेंस से भी कम कर लोगे तो ये जितना रहेगा, तो रेमिटेंस आप देख लेना, टू कैश हो गया, सन्ड्रीज रेवेन्यू एक्सपेंस आ गया, टू बिल्डिंग आ गया, और इस तरह से क्या मिल गया अपने को, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए अपने को क्या क्या चाहिए वो देख लो। डेटर्स क्रेडिटर दे नहीं रखे तो वो चाहिए, कैश का चलो बाय चांस दे रखा है तो अच्छी बात है। तो अभी हमको चाहिए डेटर्स क्रेडिटर्स का। तो देखिए ओपनिंग डेटर्स दे रखा है, यस सर। क्या सेल्स दे रखा है, यस सर। अब सर कैश है या क्रेडिट है पता नहीं, तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं बोला, क्रेडिट मानना, क्योंकि डेटर्स है इसका मतलब क्रेडिट तो होगा ही होगा। तो ये पूरा का पूरा हम क्या अज्यूम कर लेंगे, क्रेडिट में सेल्स और परचेस, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते आगे, तो सेल्स आपको मिल गया, यस सर। कलेक्शन फ्रॉम रीडर्स भी मिल गया, डिस्काउंट अलाउड भी मिल गया, बैड डेट्स वेड डेट्स कुछ है नहीं, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकता हूँ, यस सर निकाल सकते हो। तो देखिए आप स्मार्ट हो, आप कर लोगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये सेल्स, ये कलेक्शन, डिस्काउंट अलाउड, और ये क्या मिल गया आपको, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। इसी तरह क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस, परचेज, कैश पेमेंट किया जो दे रखा था ऊपर, डिस्काउंट अर्न आ गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस अपन ने निकाल दिए। ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग अपन ने निकाल दिया। कैश का देखो जरूरत नहीं है क्योंकि दे रखा है बैलेंस, वरना निकालना पड़ता। तो बस बन गया। अभी क्या है, आपको क्रेडिटर का आपने बैलेंस निकाला, यस सर। आपने डेटर्स का बैलेंस निकाला, यस सर। कैश का बैलेंस दे रखा है, यस सर दोनों दे रखा है। आपने दो एंट्री पास भी की, उससे प्रीपेड इंश्योरेंस और ये आ गया, एडवांस सैलरी आ गया, यस सर। बस और एड शो का अकाउंट निकाल दिया, ठीक है, बैलेंस। बस कुछ नहीं बचा, आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई।
बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने पूछा क्या है वो देख लीजिए। जो उसने पूछा है दैट इज ओनली एचओ का अकाउंट, ठीक है, डेली बुक्स में हो गया हमारा। ब्रांच का बैलेंस शीट 30 सितंबर वो भी सर हो गया, और जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच वो भी अपनी हो गई। तो इस तरह से ये था आपका इलस्ट्रेशन 14। कौन सा था? इलस्ट्रेशन 14, दैट इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच। ठीक है, चलिए अब हमको बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। अब देखिए इलस्ट्रेशन 15 में क्या है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 December 2011 have been expected from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of the balance sheet for the undertaking as whole। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या करने का है, कुछ एडजस्टमेंट करने के हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या है उसमें। हेड ऑफिस एंड ब्रांच का बैलेंस दे रखा है, शेयर कैपिटल, फिक्स असेट, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद नोट नंबर 3 भी लिखा हुआ है आगे, स्टॉक रिजर्व। नोट नंबर 2 रेवेन्यू अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन द बोथ सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे देखिए इसने जो बोला है वो ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ अपने को लेजर अकाउंट बनाने के है। क्या बनाने के है? लेजर अकाउंट। चलिए फिर नोट दे रखा है, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 10% एंड द बोथ रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस चार्ट। तो यहाँ पे जो एचओ है वो ब्रांच को जो गुड्स भेजता है वो कॉस्ट प्लस 10% भेजता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है, हम पहले भी देख चुके हैं कि एचओ ब्रांच को कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजता है, बस वही है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नोट नंबर 2, क्या नोट नंबर 2 कहीं पे था? यस सर, नोट नंबर 2 ऊपर था, देखिए ये देखिए। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 आपको दिख रहा है? यस सर। किस बारे में है ये? स्टॉक रिजर्व 1 Jan 2011 693 ओपनिंग दे रखा है स्टॉक रिजर्व। ये है अनरियलाइज प्रॉफिट। आपको याद है हमने कहीं पे स्टॉक रिजर्व देखा था? यस सर, ओपनिंग क्लोजिंग जब अपने एचओ का ये बनाया था P&L अकाउंट, तब भी हमने देखा था। चलिए फिर अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 Jan 2011। तो ये जो आपको स्टॉक रिजर्व दिख रहा है ये किस चीज का है? ये है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। जो ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा है उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका पार्ट है ओपनिंग वाला। ठीक है, तो इसने बोला है ऐसे पढ़िए, स्टॉक रिजर्व ऑन 1 Jan 2011 रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 Jan 2011। इसका मतलब जो ब्रांच के पास गुड्स पड़ा है उसमें इतना अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है ओपनिंग में। तो गाइस सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब 2 पॉइंट तो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी क्या है? इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसमें एक्चुअली कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। नोट नंबर 3 देखिए कहीं पे दे रखा था। यस सर, ये रहा करंट असेट में। ये देखिए नोट नंबर 3 दिख रहा है आपको? यस सर, करंट असेट का ये पार्ट है। इंक्लूड्स, यानी करंट असेट्स में क्या इंक्लूड्स है? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। ये इतना एचओ से भेजा हुआ गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा है 4565, जो उससे किस में दिख रहा है? आपके करंट असेट में दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मली भी क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट में आता है, तो वही है। Goods invoiced by the head office to branch at 3641 in transit at 31st December 2011 as was also remittance of 3500 from the branch। तो देखिए गुड्स इन ट्रांजिट भी है, आपको दे रखा है। तो गुड्स इन ट्रांजिट आपको दे रखा है, कितना है? 3641। किसने किसको भेजा है? गुड्स इनवॉइस्ड बाय एचओ टू ब्रांच। एचओ किसको भेज रहा है? ब्रांच को भेज रहा है। तो मैंने बोला था एंट्री भी कौन करेगा? ब्रांच करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एचओ को अगर कुछ एंट्री पास करनी है तो वो इधर करेगा, अगर ब्रांच को करनी है तो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रांच करेगा गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 3641। ये एंट्री इसकी होगी। आगे देखते हैं, एट 31st December 2011 as was also remittance of 3500 from the branch। और ब्रांच से भी कुछ पैसा आया जो रास्ते में है, दैट इज कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट। तो ये एचओ करेगा
टू ब्रांच 3500 ठीक है। चलिए सर, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। तो दोनों के बुक्स में एक एक एंट्री अभी आना बाकी है। आगे देखते हैं फिफ्थ वाला। एट 31 December 2011 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिफ्लेक्टेड इन द हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक। ये सारे के सारे कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है? ब्रांच में। तो ये सारी चीजें आपको ब्रांच की बुक्स में लिखनी है। द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 विच रिस्ट टू ब्रांच ऑन 25 December। ठीक है, तो एक आपका लॉरी है जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो ब्रांच रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच क्या रिकॉर्ड करेगा? लॉरी अकाउंट डेबिट, लॉरी यानी असेट आपका मोटर व्हीकल टू एचओ। ठीक है, एक एंट्री तो ये पास करना है। और ये बोल रहा है सम ऑफ रिसीव ऑन फ्रॉम वन ऑफ ब्रांच डेटर 750। डेटर से पैसा मिला था, ओके, जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बेटा वो भी कर लेने का है। तो वो भी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 750। ठीक है, चलिए जी आगे दिखते हैं। तो वो भी किसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ब्रांच को। अब बस इतना ही है। अभी हमको देखिए क्या करना है। ये ब्रांच का डेटर्स कहाँ पे इंक्लूड होगा ये बताइए। ये ब्रांच का जो डेटर्स है वो कहाँ पे इंक्लूड होगा? सर ये होगा करंट असेट के ब्रांच में। ठीक है, तो करंट असेट को आपको कम करना पड़ेगा 750 से। आगे देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अगर बात करें तो इसमें से करना क्या है, तो इसमें अपने को लेजर अकाउंट बनाने के है। क्या बनाने के है? लेजर अकाउंट। किसकी बुक्स में? दोनों की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अब मैं आपको एक समझा दूं, एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड। अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये जो है ना ट्रांजेक्शन डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स या वैसा कुछ फॉलो नहीं करने का है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल ट्रांजेक्शन जो ब्रांच में है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना वैसा आपको करने का है। तो ये उन्हीं में से एक है। जैसे ऊपर भी मैंने देखा था इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, बस वैसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, बस वो करके दिखा दो और काम खत्म। तो देखते हैं इसमें हमको बनाने के लेजर अकाउंट। तो चलिए फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम सर बात कर लेते हैं एचओ की। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ। अब देखिए सर लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? सब नहीं बनाने हैं, जिसमें इफेक्ट हो रहा है वो बनाइए। तो देखिए फर्स्ट दो तो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताया था। थर्ड वाले में देखिए वो क्लोजिंग स्टॉक का बता रहा था। सिर्फ यहाँ पे देखिए कैश इन ट्रांजिस्ट वाली एंट्री अपने पास की थी, तो ब्रांच का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। और एक बनाएंगे कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट, ठीक है। चलिए सर, अब देखिए ब्रांच का क्या बैलेंस दे रखा है यहाँ पे। जी सर, इन द बुक्स ऑफ एचओ बना रहे हो तो क्या ब्रांच का बैलेंस है? ये रहा सर 31536 डेबिट बैलेंस है, तो हमने लिख दिया। थ्री वन फाइव थ्री सिक्स, तो 31536 ये बैलेंस लिख दिया आपने। अब आपने एंट्री पास की है कैश इन ट्रांजिट ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो इसमें आ जाएगा बाय अमाउंट था आई थिंक 3500। देख लेते हैं एक बार। यस सर 3500। तो ये आपका आ गया 3500। और बाकी वाला बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है। तो इसमें से आप ये माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अपना क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कैश इन ट्रांजिट में क्या आएगा? देखिए कैश इन ट्रांजिट में बड़ा सिंपल सा है, टू टू ब्रांच आ गया 3500 का। और ये बैलेंस हो जाता है जो बैलेंस शीट के असेट में दिखेगा, तो ये कैरी डाउन बैलेंस हो गया 3500। बस खत्म। इस तरह से दो लेजर अकाउंट बनेंगे यहाँ पे आपके। तो देख लेते हैं आंसर में क्या आईसीआई ने भी ऐसा किया है। यस सर, ब्रांच अकाउंट का देखिए ये बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस था, कैश इन ट्रांजिट वाला आ गया आपका, और ये क्या मिल गया? आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। ये छोटी सीडी है, चलो ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया कैश इन ट्रांजिट वाला अकाउंट। देखिए टू ब्रांच आ गया और ये बैलेंस आपका चला गया कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। तो इस तरह से ये आपका हो चुका है दो अकाउंट। अब हमको बात करनी है आगे की बात, एचओ और क्या करेगा। तो एचओ का और इफेक्ट देखिए कहाँ पे था,
तो सर एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 5 तो आपका पूरा का पूरा किससे रिलेटेड था, ब्रांच से लेता, उसको भूल जाइए, एचओ की बात कर रहे तो। पॉइंट नंबर 4 जो है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सर पॉइंट नंबर 1 सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो बचा है पॉइंट नंबर 2, उसको हमको देखने का है। अब पॉइंट नंबर 2 जो है वो है स्टॉक रिजर्व का। तो हम, आपको पता होगा हमने स्टॉक रिजर्व पहले भी देखा हुआ है, बस वैसा ही है। तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व का अकाउंट बनेगा, और स्टॉक रिजर्व का इफेक्ट पड़ेगा रेवेन्यू अकाउंट पे। तो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट भी बनेगा। अब स्टॉक रिजर्व का देखिए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, किधर है सर, तो ऊपर देखिए कहीं पे दिया था आपको 693, यही था, यस सर। तो 693 देख लीजिए आपने, तो ये 693 आ गया। अब दो वे होते हैं, या तो सामने क्लोजिंग का में निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, या फिर ओपनिंग को भी रेवेन्यू रिजर्व में रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और क्लोजिंग को भी कीजिए। तो अभी हम देखने जा रहे हैं आगे कैसा होता है। चलिए, तो अभी मैं नेट निकाल देता हूँ। और चाहिए कि नहीं सर हमको तो ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर कर लीजिए टू रेवेन्यू अकाउंट 693। अब यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन भी निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक पे। ये किस पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है ब्रांच के पास, तो सर हमको तो दे रखा था 4565। मैंने बोला जी बिल्कुल 4565 दे रखा था। पर ये बताइए क्या गुड्स इन ट्रांजिट भी तो उसका जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। फिर से सुनिए, आपको दे रखा है कि भाई इतना तो उसका एच का क्लोजिंग स्टॉक है जो ब्रांच के पास पड़ा है 4565। उसके बाद साथ में एक और बात सुनिए, जो गुड्स इन ट्रांजिट था, जो ब्रांच ने एंट्री पास की होगी, तो क्या उससे ब्रांच के पास जो गुड्स है वो बढ़ जाएगा, यस सर बढ़ जाएगा। उतना और बढ़ गया तो टोटल गुड्स जो ब्रांच के पास पड़ा है वो बढ़ के ज्यादा हो गया, तो हम उसको भी देखेंगे। तो अब उसको भी देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं कितना आया। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका, तो अगर हम बात करें 4565 प्लस 3641 डिवाइड बाय 110, क्योंकि 10% प्रॉफिट इंक्लूड था, तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से जो आपका बैलेंस होगा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ट्रांसफर कर लीजिएगा बाय रेवेन्यू अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर लेना, रेवेन्यू अकाउंट में। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए, कैलकुलेट करता हूँ। चलिए फिर, चलिए फिर देख लेते हैं अपन कैलकुलेशन करके। तो सर ये आ गया 4565 प्लस 3641 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, दैट इज 746। तो ये 746 आ गया और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब चाहे तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं कि सर ओपनिंग 693 था, क्लोजिंग 746 आएगा, तो 746 माइनस 693, तो इसका मतलब 53 आपको ट्रांसफर करना रेवेन्यू अकाउंट में। हम वैसा भी कर सकते हैं, आईसीआई ने यहाँ पे नेट किया है, हम चाहे तो अपने वे से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट देखिए, रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, ये रहा रेवेन्यू अकाउंट। एचओ की बुक्स की बात कर रहे हैं 43210 क्रेडिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43210। तो ये आपका 43210 आ गया आपके पास, यस सर रेवेन्यू अकाउंट मिल गया 43210। अब देखिए अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें आप ये ट्रांसफर किया आपने, लेजर पोस्टिंग कर लीजिए। तो टू स्टॉक रिजर्व अपोजिट साइड में आ जाएगा 746, और यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व 693। तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आपको 43210 प्लस 693 माइनस 746, 43157, ये बैलेंस मिल जाएगा। लेट्स सी क्या आईसीआई के बैलेंस से हमारा टैली होता है, क्योंकि उन्होंने नेट किया है। तो अपना आंसर है 43157। और देखते हैं यहाँ पे
43,157, यस सर हमारा टैली हो गया। तो देखिए चाहे तो आप इस ऐसे के हिसाब से बना सकते हो कि आपने ओपनिंग ले लिया, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग ले लिया, बैलेंस शीट फिगर ट्रांसफर हो गया रेवेन्यू अकाउंट में, और रेवेन्यू अकाउंट ओपनिंग ले लिया, ये ले लिया और ये हो गया। तो जो भी मेथड आप करो दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो, कहीं पे कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये 4 अकाउंट थे जो हमको बनाने के थे और वो हमने बना लिए इन द बुक्स ऑफ एचओ। अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच के लिए देखिए क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो आपने एक एंट्री पास की थी गुड्स इन ट्रांजिट और एचओ, मतलब 2 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट और एचओ दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद लॉरी यानी फिक्स असर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यस सर। और उसके बाद आपने करंट असेट में भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये कुछ अकाउंट जो बनाने पड़ेंगे, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ, हम सीधा देख सकते हैं क्या क्या होगा। चाहे तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एचओ का अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एचओ अकाउंट, ठीक है। क्या ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यस सर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो आप ब्रांच की बुक की बात करें तो ब्रांच का देखिए एचओ के बारे में कितना बैलेंस बोला है उसने। तो यहाँ पे देखोगे 2264,645, ठीक है 22,645। तो चलिए क्रेडिट बैलेंस है तो लिख दीजिए 22,645। अब आप एंट्री पास करोगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो गुड्स इन ट्रांजिट आपने लिख दिया तो लिख दीजिए बाय में आ जाएगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितना है आपका गुड्स इन ट्रांजिट, तो हम देख लेते हैं सर। गुड्स इन ट्रांजिट आपका था 3641, तो 3641 आपका ये आ गया। अब गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंट भी बनाऊंगा तो उसमें 2 ब्रांच आ जाएगा, 2 एचओ आ जाएगा, 3641 और वो बैलेंस आ जाएगा। तो वो मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या था सर, ये लॉरी फिक्स असेट लिख दी थी, यस सर तो फिक्स असेट भी लिख दीजिए। तो ये मतलब मोटर व्हीकल लिख दिया, तो वो भी बुक कर लीजिए। तो बाय ये आपका आ गया, लॉरी आ गया जो पार्ट होता है मोटर व्हीकल का, ठीक है। तो ये भी आपका आ गया। यहाँ पे इसका अमाउंट जो है 2500, 2500, ठीक है। अब सर डेटर्स से पैसा मिला था तो वो भी आपका आ जाएगा। तो डेटर्स कम हो गया, तो यहाँ पे डेटर्स कम हो गया आपका, तो डेटर्स से पैसा मिला कम हो गया। तो एचओ के अकाउंट से आप करोगे तो एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो कैसे करोगे वो देखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे करंट असेट, बिकॉज डेटर्स अलग से नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो ब्रैकेट में लिख देते आपके समझने के लिए। डेटर्स 750, ठीक है जी। तो ये आपका डेटर्स भी आ गया 750 का। तो चलो सर ये सब हो गया, जो चीज़ें नहीं की हुई थी वो हमने सब कर ली है, अब कुछ बचा नहीं है। तो हम सीधा का सीधा क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आईसीआई ने भी ऐसा ही किया है। ओपनिंग बैलेंस यस सर, गुड्स इन ट्रांजिट आ गया, मोटर व्हीकल आ गया, करंट असेट डेटर्स की डेटर्स है, करंट असेट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया और ये क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 28036, जो अपना भी आंसर सेम आएगा यहाँ पे। अब और कौन से अकाउंट बनेंगे तो आप बना सकते हो गुड्स इन ट्रांजिट, देखिए गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, ये बैलेंस आ गया। मोटर व्हीकल असेट आ गया टू एचओ, ये आ गया। ओके अब ये अकाउंट देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड सन्डी असेट। तो इसमें क्या क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, ये डेटर से पैसा मिला है, रेमिटेंस 750 का, लेजर पोस्टिंग ये तो हो सकता है, और ये क्या आ गया 22,965। तो अगर आपने एचओ का अकाउंट बनाया तो ये तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखो और जो ट्रांजेक्शन हुआ वो लिख दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो अब बात करें इलस्ट्रेशन 15 की, तो उसमें था क्या, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ क्या करना था, जो मिस्टेक हुई है या जो चीज़ें नहीं लिखी है उनको कर लो। तो आपने एंट्रीज पास की और उसका इफेक्ट दे दिया बस, और कुछ नहीं। तो बस ये था आपका इलस्ट्रेशन 15। और आपको बता दूं ऑलमोस्ट आपका ये खत्म हो गया है। अब जो बचा है इनलैंड ब्रांच खत्म हो गया है, सिर्फ फॉरेन ब्रांच बचा है, ठीक। चलिए फिर अब हम बात करेंगे फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग की, ठीक है। तो अभी जो आपका बचा है वो है फॉरेन ब्रांच का।
तो हम इन इंडियन ब्रांच के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनलैंड ब्रांच, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है फॉरेन ब्रांच के। इसका मतलब मेरा हेड ऑफिस यहाँ पे कहाँ पे है, इंडिया में सपोज करो, और मेरी जो ब्रांच है वो यूके, यूएस, दुबई कहीं पे है, और उसकी अकाउंटिंग में कैसे करूँगा वो चीज़ हमको देखनी है। नॉर्मली नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेन ब्रांच होगी वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो अपना बिजनेस आउट ऑफ इंडिया कर रही है, तो ऑब्वियसली इतना तो होगा ही उसके पास कि अकाउंटिंग कर सके। तो नॉर्मली कैसी होती है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। अब जो फॉरेन ब्रांच होती है उसमें क्या होता है कि टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब ये क्या होता है वो समझते हैं हम। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉरेन ऑपरेशन टू टाइप से कर सकते हो। एक फर्स्ट वन इज योर इंटीग्रल एंड सेकंड इज योर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल क्या होता है बेटा, देख जो तू बिजनेस कर रहा है, सेम बिजनेस का एक्सपांशन कर रहा है वहां पे, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और जो मेजर डिसीजन होता है, मोस्टली डिसीजन सारे होते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं, एचओ से। इवन गुड्स भी कहाँ से भेजा जाता है, एचओ से भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है, ब्रांच को। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, और मैंने दुबई में भी शुरू कर लिया और मैंने वहां पे एक ब्रांच ओपन कर दी सीएफ क्लासेस की, ठीक है। अब सीएफ क्लासेस की जो ब्रांच है वो है, तो यहाँ की फैकल्टी सारी वहां पे जाएगी, ठीक है। वहां से कोई लोकली कोई फैकल्टी नहीं आएगी, सारी यहाँ की फैकल्टी दुबई जाके, यूएस जाके, यूके जाके पढ़ाएगी, और वही समझाएगी। सारा डिसीजन मोस्टली यहाँ से लिया जाएगा, और हर चीज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, यानी सेम बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट मान लो सीए अब दुबई में पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करता है जी, तो इसका वैसा कोई लिंक नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल मार्केट से परचेज करेगा। यहाँ से कोई ऐसी फैकल्टी जाना जरूरी नहीं है, पूरा अलग टाइप का हो गया, लोकली कर सकता है, अपने डिसीजन खुद लेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। तो हम बात करें इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की। अब देखिए आपने AS11 पढ़ा होगा, मैं ये मानता हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उसका वीडियो लेक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो आप है ना फॉरेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो बेटा, तो अगर मान लो यूके, यूएस में मेरा ब्रांच है, तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो उस करेंसी में हो रहे होंगे, दैट इज यूएस करेंसी। बट मेरी जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग करेंसी, वो इंडियन रुपीज है। तो अब जो डॉलर है उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैलेंस शीट, एचओ का बैलेंस शीट किसमें बनता है, रुपीज में। एचओ का बैलेंस शीट किसमें बनेगा, रुपीज में, जबकि ब्रांच का किसमें है, डॉलर में। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वही हमको समझना है। दूसरी चीज, ऑब्वियसली देखो हमेशा ना बैलेंस शीट जो एचओ की है ना वो रिपोर्टिंग करेंसी में बनती है, ठीक है। जहाँ पे एचओ होगा, हेड ऑफिस होगा, उसी करेंसी में बनेगी। तो अब मानते हैं इंडिया में है, जरूरी नहीं कि हर बार आपका हेड ऑफिस इंडिया में होगा, हो सकता है आपकी ब्रांच इंडिया में हो और एचओ जो है वो यूएस में हो, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एचओ अपना इंडिया में है, रिपोर्टिंग करेंसी अपनी इंडियन रुपीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी, जिस करेंसी में आप रिपोर्ट करते हो, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीरियड बनाते हो, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग करेंसी। ये सब आपको इस नोट्स में मिल जाएगा, मैं इसको अटैच कर लूंगा तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं वो क्या किस बात की कर रहे हैं कि सर मेरी जो ब्रांच है वो है यूएस में, तो डॉलर में बनाएगी, मैं हूँ इंडिया में तो इंडियन रुपीज में चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सीधे का सीधे तो मर्ज नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट कैसे करोगे, कौन सी रेट लोगे, बिकॉज रेट तो डेली चेंज होती है। $1 इक्वल टू इतने रुपीज, ये तो डेली चेंज होता है, तो कब कौन सा लेना है वो ही देखना है। और वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, इस पे करता है आपके बिजनेस के कि आपका इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन है कि नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन है। तो यहाँ पे कन्वर्ट की बात करते हैं, तो अगर आपका इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन है, ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ओपनिंग रेट पे कीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक डेट का था, फर्स्ट डेट का था आपका, तो उसकी रेट आपको पता ही होगी, उस डेट पे आप कर लीजिए, बात खत्म। तो ओपनिंग स्टॉक इज ऑन ओपनिंग रेट। बाकी जो ट्रेडिंग और पीएनएल की आइटम्स है, इसकी ट्रेडिंग और पीएनएल की आइटम, क्यों होता क्या है कि वो चीजें डेली होती है। आप सेल्स आप एक दिन थोड़ी करते हो, आपने पूरे साल में पता नहीं कितने दिन सेल्स की है, आपने पूरे साल में पता नहीं कितने दिन सैलरी दी है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर रेट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एवरेज रेट। कौन सा यूज करते हैं, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2। ओके, इस तरह से एवरेज रेट निकलती है। वैसे दूसरे भी वे होते हैं, अगर वीकली दे रखे तो वीक का एवरेज करना पड़ेगा, मंथ दे रखा तो मंथ का एवरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो नॉर्मल एवरेज कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद कुछ होती है आपकी मॉनेटरी आइटम बैलेंस शीट की, और कुछ होती है नॉन मॉनेटरी। अब सर मॉनेटरी आइटम मतलब कौन सी, बेटा ऐसी आइटम जिनको पे करना या मिलना फिक्स है,
दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। जैसे मान लो आपका डेटर्स है, तो बेटा वो तो फिक्स अमाउंट आपको देगा ना, फिक्स डॉलर देगा। क्रेडिटर्स है, आपको तो उसको फिक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी मतलब सर जिनका मिलना देना फिक्स नहीं होता, जैसे फिक्स असेट जरूर थोड़ी इतना ही पैसा मिलेगा, स्टॉक जरूर थोड़ी इतना ही मिलेगा। ओके, तो हम इनकी बात करें। अगर आपकी मॉनेटरी आइटम है मतलब डेटर्स है, आपके पास बिल्स रिसीवेबल है, उनको कन्वर्ट करना है, तो बेटा क्या करना पता है, आप उसके लिए लेना कौन सी रेट लोगे, क्लोजिंग रेट, क्योंकि वो पर्टिकुलर डे लास्ट डे पे देखी जाएंगी, इसके लिए कौन सी रेट लेना आपको, क्लोजिंग रेट। स्टॉक जो होता है हालांकि होता है नॉन मॉनेटरी, फिर भी आपको कौन सी रेट लेना है उसको, क्लोजिंग रेट। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक भी आपको कौन सी रेट पे लेने का है, क्लोजिंग रेट पे। अब उसके बाद नॉन मॉनेटरी जो है आपकी, अब जहां पे डेप्रिसिएशन है ना बेटा, जहां पे नॉन मॉनेटरी आइटम फिक्स असेट है, जो आप रेट लोगे फिक्स असेट के लिए वही रेट आपको लेना है उसके डेप्रिसिएशन के लिए भी, याद रखना। जो रेट आप लोगे फिक्स असेट के लिए वही रेट आपको लेना है डेप्रिसिएशन के लिए भी। क्यू और यू का रिलेशन होता है, याद रखना। जैसे क्यू आता है वहां पे हर जगह यू भी आएगा, बस वैसा ही है, जहां जहां पे फिक्स असेट आएगा वहां पे उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है, तो और आपको रेट लेनी है उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन की। आपने फिक्स असेट पर्टिकुलर एक डेट पे लिया होगा, उसी दिन की आप रेट लोगे, उसमें आपको कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना है, जिस दिन पे जो रेट था वही आपको रेट पे लेने का है। तो दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्विजिशन। ये हमने बात की इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की, और इसमें जो भी गेन या लॉस होगा, समझिए ये आपका ही बिजनेस है, आप ही एक्सपेंशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये गेन या लॉस आपके पीएनएल में जाना चाहिए। इसका जो भी गेन या लॉस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एचओ के पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, ये था आपका पूरा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अगर आपका नॉन इंटीग्रल है तो समझिए, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग पे, ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम एवरेज पे, मॉनेटरी आइटम स्टॉक ऑलवेज ऑन क्लोजिंग, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है, इंट्रीगल में तो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन लिया था, बट अगर नॉन इंट्रीगल है तो आपको उसको भी किस रेट पे लेने का है, क्लोजिंग रेट पे। सर क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपना सेम बिजनेस तो है नहीं, तो एक तरह से हमने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आप चाहोगे उसकी कितना वैल्यू आज है, तो क्लोजिंग रेट ही देखोगे। ठीक है, इसके लिए कौन से रेट पे लेने का है, क्लोजिंग रेट पे। अब यहाँ पे जो भी गेन या लॉस होगा वो आप एक पर्टिकुलर रिजर्व बनाओगे जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसमें ट्रांसफर करोगे। किसमें ट्रांसफर करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और वो आपके बिजनेस में दिखाएगा, हमेशा बैलेंस शीट में आता रहेगा, और जिस दिन आप बिजनेस बंद करोगे, वो ब्रांच बंद करोगे, उस दिन वो जाएगा। ओके, चलिए हमको इतना डिटेल में नहीं जाने का है, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बात कर ली है। अब देखिए कुछ चीजें होगी जो हमको ध्यान रखनी है, कि अगर हमने नॉन इंट्रीगल में फिक्स असेट को कौन से रेट पे लिया, क्लोजिंग पे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी किस रेट पे आएगा, क्लोजिंग पे। इंट्रीगल में डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो वहां पे भी किस पे आएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अब हेड ऑफिस का अकाउंट होगा ब्रांच की बुक्स में, गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, गुड्स रिटर्न होगा। देखो इनको कन्वर्ट मत करना, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, एचओ ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है कि भाई तेरा बैलेंस इतना दिख रहा है, गुड्स सेंड इतना हुआ है। तो जो एचओ और ब्रांच के बीच के जो ट्रांजेक्शन हुए, जो उसकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं या ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहा है, उनको आपको छेड़ने का नहीं है। जो एचओ की बुक में दिख रहा है ना, वो सेम वैल्यू पे ले लेने का है। इसका मतलब मान लो एचओ बोल रहा है 2 लाख रुपए, क्योंकि वो रुपीज में बना रहा है, तो 2 लाख रुपीज बोल रहा है, जबकि ब्रांच आपका $50 बोल रहा है। अब मैच नहीं हो रहा है डॉलर रुपीज, तो आपको कन्वर्ट नहीं करने का है। जो एचओ ने बोला ना, माई बाप ने बोला वो ले लो। माई बाप ने बोला 2 लाख रुपीज, तो हम भी लेंगे अपनी बुक्स में, कन्वर्ट करते रहें 2 लाख रुपीज, मतलब कन्वर्ट नहीं करने का है, जो दे रखा है वो ले लो सीधा। सेम फॉर गुड्स एंड गुड्स रिटर्न, उन्हीं के लिए भी आपको यही करने का है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो देखिए मैं मानता हूं कि आपको ये अच्छे से आता होगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो मैं आपको इसका जस्ट ओवरव्यू आपको दिखा दूंगा कैसे से होता है। ठीक है, ताकि अपना जल्दी से हो जाएगा ये वाला। चलिए अब देखते हैं इसमें है क्या। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए है, देखते हैं अभी। ये देखिए, ये रहा आपका फॉरेन ब्रांच, इंट्रीगल नॉन इंट्रीगल, ये आपको डेफिनेशन दे रखा है, ये सब चीज़ें दे रखी है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो सब चीज़ें भी दे रखी है, फिर नॉन इंट्रीगल कैसे होता है। तो आप सीधे आइए इलस्ट्रेशन 16 पे, किस पे आइए, इलस्ट्रेशन 16 पे। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 16 की। On 31st December 2012, the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having the head office in New York। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि हेड ऑफिस आपका कहाँ पे है सर, न्यूयॉर्क में।
तो बेटा यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी? डॉलर। ठीक है, इसका मतलब एचओ किस में बनाता है? डॉलर में। और आपको रुपीज में दे रखा है, तो आप उल्टा करना है, रुपीज को किस में कन्वर्ट करने का है? डॉलर में, समझिए। ठीक है, ठीक। अदरवाइज अगर अब ये अपना ब्रांच न्यूयॉर्क में होती और एचओ यहाँ पे होता, तो हम उसको डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते। ये आपको दे रखा है स्टॉक, परचेज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, न्यूयॉर्क अकाउंट। स्टॉक 31 दिसंबर 2012 इतना क्लोजिंग स्टॉक है। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शो डेबिट बैलेंस 13,400। देखिए ये बैलेंस आपको कन्वर्ट करने का काम ये डायरेक्ट दे रखा है। 31 दिसंबर को फर्नीचर जो आपने लिया था तब उस दिन इतना इसका डॉलर था, तो ये प्राइस दे रखा आपका। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ $1 इज इक्वल टू इतना, ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये सॉरी ओपनिंग हो गया, तो ओपनिंग रेट आपके पास दे रखा है 52 का, क्लोजिंग रेट दे रखा है 50 का, और एवरेज है आपका 50 का। तो 50, 51, 52 इस तरह से रेट है। 52 इज ओपनिंग, क्लोजिंग 51 और एवरेज 50। अब आपको क्या पूछा है? प्रिपेयर इन द हेड ऑफिस बुक्स, एचओ की बुक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ओके, अज्यूमिंग दैट द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में दो चीज मेन है। एक तो सर जो असेट है ना, वो जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे था प्राइस वो लिया जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो उसके कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के आएगा, एचओ के पेनल में आएगा। जो भी गेन या लॉस होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से, मतलब करेंसी डिफरेंस से जो होगा वो वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बनाने का है ट्रायल बैलेंस, बिकॉज गेन या लॉस जो हुआ है ना फॉरेन करेंसी से, वो उसी से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। उसमें आप कुछ ऐसा कॉलम बनाओगे, डेट तो अभी यहाँ पे है नहीं, तो सीरियल नंबर लिख दीजिए, पर्टिकुलर लिख दीजिए। फिर आपका बेस कौन सा है, मतलब कौन सा रेट आपका मेन है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एवरेज है, तो वो बेस ले लीजिए। फिर अमाउंट लिख दीजिए डेबिट और क्रेडिट में। तो इस तरह से आप बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा बेटा, तो कौन सी रेट पे होना चाहिए पहले आप सिर्फ ये समझिए। तो ओपनिंग स्टॉक इज ऑन ओपनिंग रेट, तो ये जो आपका कन्वर्ट होगा वो कितने पे होगा? ओपनिंग यानी 52 पे होगा। परचेज सेल एवरेज यानी 50 पे होगा। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग 51 पे होगा। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल 51 पे होगा। सैलरी एंड वेजेस 50 पे होगा, एवरेज 50 था आपका, यस सर। ये भी सेम 50 पे होगा। फर्नीचर, देखिए फर्नीचर के बारे में क्या बोला है, ये आपका डायरेक्ट करेंगे 1750, डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्लोजिंग पे होगा। न्यूयॉर्क अकाउंट दे रखा है 13,400, सीधा लिख दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता देता हूं, आप रुपीज को डॉलर में कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेट का। ठीक है, अगर आप डॉलर से रुपीज करते तो मल्टीप्लाई करते। चलिए, तो ये देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे आपको सब दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग रेट है 52। ये परचेज सेल्स आ गया, तो आपने एवरेज ले लिया। ये क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी किस पता है, पीने का आइटम है, तो एवरेज, एवरेज, क्लोजिंग। न्यूयॉर्क अकाउंट देखिए आपने डायरेक्ट लिया है बेटा, डायरेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट ले लिया है। और अब जो हम दोनों में डिफरेंस आएगा टोटल में, वो डिफरेंस ये आ गया 2000, और ये ट्रांसफर होगा पी&एल अकाउंट में एचओ के। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी। मैं ये मानता हूं कि आपने ये कर रखा है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए, सीरियल नंबर, ये आपका पर्टिकुलर्स आ गया, डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, टाइम वेस्टिंग है एग्जाम में आपका। कन्वर्जन रेट जो आप ले रहे हो वो लिख दो, और डायरेक्ट आंसर डेबिट क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पे कैसे उठाओ पता चलेगा, अगर 2,34,000 आपका रुपीज है और डॉलर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आपको पता है डॉलर कम होते हैं, कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा। तो डिवाइड बाय जितना रेट था 52 कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 4,500 बस। ओके, तो अब अगर आपको प्रॉब्लम होती है सर कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है, तो समझिए डॉलर हाई होता है, रुपीज कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, अगर आप रुपीज को कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर में, रुपीज को कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर में, तो बेटा आपको डिवाइड करना चाहिए, तो ये आंसर कम आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक कैसे कर सकते हो अगर कंफ्यूज होते तो। चलिए, बाकी सब आप AS11 में पढ़ोगे, इसके लिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ कि आपको AS11 में सारी चीजें मिलने वाली है वापस। चलिए, तो ये हो गया आपका, इस तरह से ये आ गया एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिफरेंस। अब इसने बोला बेटा ट्रेडिंग और पेनल बनाओ, वो भी डॉलर में, क्योंकि एचओ का बनाने का है। तो ऑलरेडी हम तो कन्वर्ट कर चुके ना, तो अब बस हमको इनको रेफर करने का है, जो डॉलर में दे रखे हैं उनको रेफर कीजिए।
तो बताइए सबसे पहले ट्रेडिंग पे गया क्या था, ओपनिंग स्टॉक आप ऑलरेडी कर चुके हो कन्वर्ट, परचेज ये भी कर चुके हो, सेल्स भी कर चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं किया है बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस में था नहीं, बट अभी कर सकते हो। 6,37,500 डिवाइड बाय क्लोजिंग रेट वो है 51, तो डिवाइड बाय 51 कीजिए, ये डॉलर आपको मिल गया। अब ये आप बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया, ये जीपी यहाँ पे आ गया, आपने एक्सपेंसिव लिख दिए, सैलरी लिख दी, रेंट लिख दिया, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है एक्सचेंज डिफरेंस भी आपने यहाँ पे ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सचेंज डिफरेंस आपने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन है इसकी वजह से। नॉन इंट्रीगल होता तो यहाँ पे ये नहीं आता और आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए बाकी एसेट, फर्नीचर आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एट बैंक, पता है आपको कौन सी आइटम कहाँ पे आती है। हेड ऑफिस का अकाउंट आ गया। एक चीज यहाँ पे याद रखिए, जो प्रॉफिट होगा वो एचओ में ऐड हो जाएगा, तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे आ गया। ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल, इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट भी बन गया। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपने ये बना लिया इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे हालांकि डेप्रिसिएशन था नहीं तो हमने लिया नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे नहीं है वो हमने नहीं लिए, जो दे रखा है वही लिया है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 16 जो था आपका इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन का। तो आई होप यहाँ तक डाउट नहीं आपको आया नहीं होगा। अगर डाउट आता है आपको तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया है, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको जरूर रेफर कराऊंगा कि इसमें ये चीज है। और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा AS 11 का जब लेक्चर आएगा, AS का रिवीजन लेक्चर, उसको आप जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये सब, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 16। चलिए फिर गाइस हम देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन 17। S&M Limited, Bombay have a branch in Sydney, Australia. Sydney branch is an integral foreign operation. तो यहाँ पे जो सिडनी ब्रांच है वो आपका है इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। अब आपको पता चलेगा कि अपना जो हेड ऑफिस है वो है इंडिया में। कहाँ पे है वो? इंडिया में। इसका मतलब ब्रांच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ब्रांच जो ट्रांजेक्शन करेगा वो करेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और अपना जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा इंडियन रुपीज में। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन रुपीज में करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने को रेट चाहिए, और यहाँ पे दे रखा है इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। अब ये बताइए जब भी इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन होता है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट थिंग कि सर जो भी गेन या लॉस होगा वो एचओ के P&L में आएगा। सेकंड थिंग, जो भी फिक्स असेट आपकी है वो जो ओरिजिनल कॉस्ट की रेट थी वो रेट या जो वैल्यू दे रखी है वो आएगी। थर्ड थिंग जो आपकी थी वो थी कि सर इसमें जहाँ पे असेट का वैल्यू आ रहा है वो डेप्रिसिएशन भी उसी पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब आपको दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, कैश बैलेंस, परचेज, सेल्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एमडी सैलरी, वेजेस सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब दे रखा है। दोनों का है, बॉम्बे यानी एचओ का भी है और सिडनी यानी ब्रांच का भी है। अब देखोगे कि आपको रेट दे रखी है, ऐसा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक बॉम्बे में इतने रुपीज का था और सिडनी का इतना वैल्यू है। आगे देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज, आपको कन्वर्ट करने का है। चलिए अब बताओ जब कन्वर्ट करना है तो मुझे किसको कन्वर्ट करने का है? सर इसको करने का है, सिडनी ब्रांच को। तो यहाँ तक देखिए स्टार्टिंग के 4-5 चीजों में वैल्यू है ही नहीं, तो क्यों मैं लिखूं? तो मैं स्टार्ट डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे सीधा प्लांट एंड मशीनरी से। तो मुझे कन्वर्ट करना है प्लांट एंड मशीनरी को। बताइए कौन सी रेट आती है? सर इंटीग्रल में जो रेट पे लिया था वो वाली। तो जो रेट पे लिया था वो रेट आपको दे रखा है यहाँ पे, फिक्स असेट के लिए 18 पे लिया था तो 18 से कन्वर्ट होगा। अगर फिक्स असेट 18 से हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन भी 18 से होगा। तो ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी 18 से हुआ है और उसका डेप्रिसिएशन भी किससे हुआ है? 18, दैट इज द एक्वायरिंग रेट, ठीक है। तो ये आपका एक्वायरिंग रेट हो गया। डेटेस क्रेडिट ऑन क्लोजिंग रेट 24 क्लोजिंग है तो बेटा क्लोजिंग पे आ गया। स्टॉक ओपनिंग हमेशा ओपनिंग पे रहता है तो ओपनिंग पे आ गया। कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग पे। परचेज सेल्स एवरेज पे। गुड्स सेंड एचओ का अकाउंट, ब्रांच का अकाउंट मैंने बोला था आप डायरेक्ट लीजिए। तो गुड्स सेंड के बारे में यहाँ पे या तो कुछ बोला होगा या कुछ नहीं होगा। तो देखिए आप चल क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच 100 और 5, बिकॉज ये $5 में है और ये रुपीज में, इसकी वजह से इतना डिफरेंस है। तो हम डायरेक्ट जो एचओ के बुक्स में दिख रहा है वही लेंगे। तो यहाँ पे नीचे नहीं दे रखा बट क्वेश्चन में तो है। तो ये चीज बच्चों को बहुत डाउट देती है और यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो आप सीधा 100 ले लो। अब सेकंड थिंग कि सर ये सब 1000 में है ना, ठीक है, आप भी 1000 में बना रहे हो तो फिर ये सीधा 100 लिख दीजिए पूरा। तो ये कन्वर्ट करते वक्त भी आप ध्यान रखना। वेजेस सैलरीज ऑन एवरेज, रेंट इज ऑन एवरेज, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन एवरेज, कमीशन रिसिप्ट, ये सर ये भी इनकम होता है तो ये भी आपका एवरेज पे आ जाएगा।
सो ये भी आ गया। अब बचा एचओ का अकाउंट, तो यहाँ देखिए ब्रांच है एचओ का, तो 7 है, बट हमको ये दे रखा है डायरेक्ट रुपीज में, तो सीधा हम ये ले लेंगे 120 डायरेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये चीजें हमने डायरेक्ट ली है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसा। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर वो गेन या लॉस आ गया, वो चला गया कहाँ पे, एचओ के P&L में। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो उसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, तो आपको उसमें नहीं जाने का है। ये था आपका इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जस्ट इसमें कन्वर्ट करना था और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन 18 की बात करते हैं। मैसेज कैलिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए एंड द ब्रांच एट मुंबई। तो यहाँ पे देखिए एचओ जो है यूएस में और ब्रांच जो है वो कहाँ पे, मुंबई में। इसका मतलब फिर वही बात हो गई, रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, तो हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा दैट इज द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मुंबई ब्रांच आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सर देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेजेस, रेंट, सनरी चार्जेस, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, ये सब दे रखा है। अब आपको बता दो, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, परचेस सेल एवरेज, डेटर्स क्लोजिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग, वेजेस एंड सैलरी एवरेज, रेंट एवरेज, सनरी चार्जेस एवरेज, कंप्यूटर डायरेक्ट अपन लेंगे अगर दे रखा है तो, बिकॉज इंटीग्रल है। बैंक बैलेंस क्लोजिंग, न्यूयॉर्क ऑफिस डायरेक्ट लेंगे। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में बोला है, कितना डॉलर था, $6,000, तो सीधा अपन $6,000 ले लेंगे। अब ये बोल रहा है इसके ऊपर क्या करना है, डेप्रिशिएट भी करना है 60%। हालांकि ट्राई बैलेंस में कभी भी ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि ट्राई बैलेंस डायरेक्ट हमको सिर्फ इसको कन्वर्ट करने का है, उसको नहीं लेने का है। अनसोल्ड स्टॉक जो आपका है 420, ठीक है। द रेट आपको दे रखी है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, एवरेज ये है, 2 डेसिमल तक आपको लेने का है, एक्यूरेसी करने का है। अब पूछा क्या है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन US डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2012। रेवेन्यू मतलब ट्रेडिंग पीरियड बनाने का है। बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ओके, of Mumbai branch as would appear in the books of New York head office of Mrs. Kellin and Company. You are required to inform that Mumbai branch and Shukran debit balance। ये देखिए बैलेंस भी दे रखा है, तो हमको कन्वर्ट नहीं करना, सीधा ले लेंगे। ओके, कोई भी आइटम रिकंसिलेशन के लिए नहीं है। चलो बढ़िया। तो अब देखिए कन्वर्ट करना है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इतने सम में, तो सीधा कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑन ओपनिंग ये एवरेज, ये आपका क्लोजिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग, विजन सैलरी, रेंट्स और सन्ड्री चार्जेस ऑन एवरेज रेट। कंप्यूटर्स मैंने बोला था डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट ले लीजिए। बैंक बैलेंस भी क्लोजिंग पे आएगा, और न्यूयॉर्क ऑफिस का डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट ले लिया। ओके, यहाँ पे बाय चांस कोई भी गेन या लॉस नहीं आया है, सपोज करो आया होता तो एचओ के P&L में आता। चलिए, अब इसने बोला था कि आपको क्या करने का है, ट्रेडिंग P&L भी बनाने का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने पूछा है रेवेन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, US डॉलर में, और बैलेंस शीट। तो देखिए रेवेन्यू स्टेटमेंट कैसे बनेगा, आपने ऊपर कन्वर्ट किया है, यस सर, तो लिखिए फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, वहां पे वैल्यू दे रखा था आपको, डिवाइड बाय क्लोजिंग यूनिट कर लीजिए, आ गया। वेजेस सैलरी दे रखा है, तो ये मेरा टोटल यहाँ पे आ गया। अब ये जीपी यहाँ पे आ गया 141402, ठीक है, ये जीपी आपको यहाँ पे लॉस आया, इसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है, आप करोगे तो पता चलेगा। और ये लॉस यहाँ पे आ गया। रेंट रेट्स आपने ले लिया, सनरी चार्जेस ले लिया, प्रॉब्लम इसमें होगी डेप्रिसिएशन लेना मत भूलिएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखो बड़ा सिंपल है, आपने $6,000 लिया तो उसके ऊपर 60% कन्वर्ट करना क्यों है, क्योंकि डॉलर में ही आंसर आएगा, तो सीधा का सीधा 6,000 इंटू 60% कर लीजिए, सीधा डेप्रिसिएशन आ गया, और फाइनली आपको नेट लॉस आ गया। बैलेंस शीट बना सकते हो, यस सर, इतने समय हमने बनाई है। न्यूयॉर्क का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, लॉस है तो माइनस हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस से मिल गया, बिल्स पेबल मिल गया। कंप्यूटर था, डेप्रिसिएशन लेस किया, ये बचा हुआ आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपने लिया, किया हुआ ही है, बाकी सब चीजें आपने कन्वर्ट की हुई है, वहां से लेना है आपको। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, बैलेंस शीट भी बन गया। तो इस तरह से आपके सारे के सारे इलस्ट्रेशन हमने कर लिए, एक भी छोड़ा नहीं है। जितने इलस्ट्रेशन थे आईसीआई के 17 के 17 हमने सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके सारे हो गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो वैसे तो सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है जो थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें क्या है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भेजती है, ठीक है, और फिर वापस वो ब्रांच किसी और को भेजेगी। तो आपको करना क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाने का है, यहाँ पे आप वर्किंग में देखने तो पता चलेगा। ये देखिए ऐसा वर्किंग नोट बनाइए, और उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, बस वो आपको देखना है। ठीक है,
तो मैं सिर्फ आपको एक का बता देता हूँ, आप दूसरा को कर लोगे होमवर्क में। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने का है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको एक एक ब्रांच का करने का है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे दिल्ली ब्रांच, ठीक है। अब कौन किसको भेज रहा है, रिसीव गुड फ्रॉम मुंबई एंड फ्रॉम कोलकाता। तो देखो एंट्री समझो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिल्ली ब्रांच को क्या हुआ है, गुड्स रिसीव हुआ है, ठीक है। तो एचओ क्या बोलेगा, दिल्ली ब्रांच से पैसा लेने का है, तो वो दिल्ली ब्रांच को करेगा डेबिट। तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिल्ली, थोड़ा इसको साइड में अच्छे से लिखते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बोलेगा दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट। ये कौन बेटा कर रहा है, एचओ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली ब्रांच से पैसा लेने का उसको मिला है ना गुड्स। हाँ, तो जब उसको गुड्स मिला तो अपना रेटस बन गया, पैसा लेंगे, एचओ ये सब बोल रहा है। 35 + 15 दैट इज कॉल्ड 50,000। तो 50,000, ठीक है। टू, ये पैसा किसको देना पड़ेगा, जिसने गुड्स भेजा है, या तो यहाँ पे मुंबई और कोलकाता ने भेजा है, तो यहाँ पे मुंबई और टू कोलकाता, 35,000 और 15,000, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री आपने पास कर ली। तो अब दिल्ली ब्रांच डेबिट हो गया और मुंबई और कोलकाता क्रेडिट हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, सेंड गुड्स टू चेन्नई एंड कोलकाता, गुड्स सेंड किया है तो वो रिसीवर हो गए, तो एंट्री हो गई चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट, कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री करेगा चेन्नई अकाउंट डेबिट, कोलकाता अकाउंट डेबिट टू दिल्ली अकाउंट, ठीक है। इस तरह से सेकंड एंट्री कर लेगा। बस तो सिंपल है, जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर लो। इस तरह से आप करिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दिया है वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें कुछ बड़ा है नहीं करने को, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट डे देखा था, हमने हेडिंग डाल दिया दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है। दिल्ली का मतलब पहले हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बात करेंगे। 4 कॉलम बना दी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के व्यू से सोचो कौन डेबिट हुआ, दिल्ली अकाउंट डेबिट टू आपका आया मुंबई और टू कोलकाता। तो दिल्ली के अंदर लिख दिया मैंने 50,000 से डेबिट लिख दिया, चेन्नई अपना मुंबई और कोलकाता में क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह गुड्स सेंड किया था, तो रिसीवर कौन था सर, दोनों ब्रांच थी चेन्नई और कोलकाता, तो चेन्नई अकाउंट डेबिट, कोलकाता अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ गया, ये दिल्ली आ गया। इस तरह से ये सब डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब वर्किंग में करेगा, एचओ करेगा, और फाइनली इनका जब डेबिट क्रेडिट नेट करके टोटल निकलेगा, तो इन सबका एक टोटल निकलेगा नेट डेबिट क्रेडिट करके, वो आएगा 15,000 क्रेडिट, इसका 3,000, इसका 70 और इसका 58। फिर इसकी एक एंट्री पास कर लेगा और यहाँ पे सबका बैलेंस मैच होगा, डेबिट क्रेडिट मैच होगा, ठीक है। तो वैसे ही बड़ा नॉर्मल सा समय, तो आप इसको देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या एक स्पेशल एंड में वीडियो निकालेंगे अपन एग्जाम से पहले, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा करके सॉल्यूशन पूरा। और अगर इसमें से किसी भी इलस्ट्रेशन में जितने अपन ने किए हैं, जितने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। और बाकी तो आई थिंक मैंने ब्रांच पूरा कवर कर लिया आपका, जो जो चीज़ें जितनी थी सारी चीज़ें हमने क्या कर ली है, कवर कर ली है, इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच। तो इसी के साथ आपका ब्रांच अकाउंट होता है खत्म। बोलो भारत माता की जय।